6 मई 2025 रात के ठीक 10 बजे पाकिस्तान की फौज अपनी आवाम को एक झूठे सुकून की नींद सुला रही थी। दावा था बॉर्डर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं, रेडार चौकन्ने हैं, फाइटर पायलट्स जाग रहे हैं और एंटी मिसाइल सिस्टम किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयार है। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद यही तैयार बैठी पाकिस्तान एयरफोर्स जाग तो रही थी, मगर भारतीय मिसाइलों के सामने अपने घुटने टेकने के लिए। रात 1 बजे आसमान चीरती भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलें सियालकोट से मुजफ्फराबाद तक एक के बाद एक मौत बनकर बरसी, और हर वो ठिकाना जहां आतंक पलता था भारत ने ढूंढ ढूंढ कर राख कर दिया। चीन की खैरात में मिले उन एंटी मिसाइल सिस्टम्स की हकीकत भी उस रात पूरी दुनिया के सामने आ गई, जिनके दम पर पाकिस्तान उछल रहा था। वो मेड इन चाइना टेक्नोलॉजी भारतीय मिसाइलों को रोकना तो दूर, छू तक नहीं पाई। 1971 के बाद ये पहली बार था जब भारत ने न सिर्फ LOC बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर को भी लांघ दिया। नतीजा, अपनी ही एयर स्पेस में रहते हुए महज 25 मिनट के अंदर आतंक के 9 सबसे बड़े ठिकाने एक ही झटके में बर्बाद। लेकिन ये कहर यूं ही नहीं बरसा था। इसके पीछे था पहलगाम की उन खूबसूरत वादियों में हुआ मौत का वो नंगा नाच, जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आतंकियों ने बेगुनाहों को कतारों में खड़ा किया, पहले नाम पूछा, फिर मजहब, और जब इतने से भी तसल्ली नहीं हुई तो उन दरिंदों ने पहचान पक्की करने के लिए उनकी पैंट तक उतरवाई। धर्म की वो सबसे घिनौनी जांच की गई, और जहां पहचान हिंदू निकली उन्हें वहीं बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया। एक तरफ 26 बेगुनाह हिंदुओं की लाशें पड़ी थीं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नियों की मांग का सिंदूर उसी खून सनी मिट्टी में बिखरा पड़ा था। टाइमलेस थ्रेड्स की एक और एक्शन पैक्ड स्टोरी में आपका स्वागत है, जहां आज हम परत दर परत खोलेंगे वो पूरी दास्तान, दिल्ली के बंद कमरों में सीक्रेट प्लानिंग से लेकर पाकिस्तान की धरती पर बरसी उस तबाही तक। आज जानेंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने दशकों की चुप्पी को आग में बदला और सेना को वो फ्री हैंड दिया जिसका बरसों से इंतजार था। कैसे NSA अजीत डोभाल ने वो खौफनाक चक्रव्यूह बुना जहां न कोई पॉलिटिकल दबाव आड़े आया, न किसी ग्लोबल बैकलैश की परवाह की गई। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पाकिस्तान का ऐसा दम घोंटा कि उन्हें खुद घुटने टेक कर सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। जब इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग हुई तो दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देख दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। माइक के सामने कोई नेता नहीं, बल्कि देश की 2 बेटियां खड़ी थीं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, एक हिंदू, और कर्नल सोफिया कुरैशी, एक मुसलमान। आतंकियों ने तो धर्म पूछकर गोलियां चलाई थीं, मगर भारत ने मजहब से ऊपर उठकर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो पूरी दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर, इंडियाज मोस्ट ब्रूटल रिप्लाई टू टेररिज्म। ठीक 15 दिन पहले 22 अप्रैल 2025 कश्मीर, पहलगाम की बैसरण घाटी, बर्फीले पहाड़, हरी घास और जन्नत जैसा नजारा। सैकड़ों टूरिस्ट अपनी फैमिली के साथ हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। उसी भीड़ में एक नया नवेला कपल भी था। शादी को मुश्किल से कुछ हफ्ते हुए थे। फोन की गैलरी में हनीमून की ताजा तस्वीरें थीं और आंखों में एक नई जिंदगी के हजारों सुनहरे सपने। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल हिंदुस्तान के सबसे खौफनाक खूनी मंजर में तब्दील होने वाली थी। और फिर सन्नाटे को चीरती चारों तरफ सिर्फ गोलियों की आवाजें। घने जंगलों के बीच से 5 हथियारबंद आतंकवादी अचानक सामने आ गए। पूरी घाटी में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागे, पर मौत ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। माथे पर तिलक और कलाई पर कलावा देखकर उस जोड़े को भीड़ से खींचकर अलग कर दिया गया। पत्नी चीखती रही, उन दरिंदों के पैरों में गिरकर रहम की भीख भी मांगी, पर उन बेरहमों ने उसके सुहाग को उसकी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। उस मासूम लड़की के हजारों सपने और उसका पूरा संसार पहलगाम की ठंडी मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो चुका था। मगर वो हैवानियत यही नहीं रुकी। कुल 26 बेगुनाह मार दिए गए। जैसे ही ये खबर फैली, पूरा हिंदुस्तान गुस्से से उबल उठा। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, ये भारत की आत्मा और हमारे स्वाभिमान पर सीधा वार था। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही पहलगाम की खौफनाक तस्वीर उन तक पहुंची, उनका पारा चढ़ गया। 2019 के बाद कश्मीर की धरती पर हुआ ये सबसे घातक हमला था, और उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना अपना दौरा बीच में छोड़ा और सीधा भारत के लिए उड़ान भरी। दिल्ली की जमीन पर कदम रखते ही बिना वक्त गंवाए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वॉर रूम में एक भारी सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे बदले की वो आग थी जो फटने को तैयार थी। वॉर रूम में NSA अजीत डोभाल, गृह मंत्री और तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। मेज पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर कब तक भारत के बेगुनाह लोग मजहब के नाम पर सरेआम मारे जाते रहेंगे? कब तक हम सिर्फ शांति का पाठ पढ़ते रहेंगे? उधर द रेजिस्टेंस फ्रंट ने बेशर्मी से इस कत्लेआम की जिम्मेदारी ली, मानो उन्हें किसी का डर ही न हो, और ऐलान किया कि यह हमला नॉन कश्मीरियों को घाटी से बाहर खदेड़ने के लिए था।
लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों रॉ और आईबी को इस पूरे गेम प्लान को डिकोड करने में जरा भी समय नहीं लगा। ये साफ हो चुका था कि ये कोई लोकल हमला नहीं बल्कि सरहद पार से बुनी गई एक गहरी साजिश थी। इस पूरी तबाही का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद था। पाकिस्तान में बैठे अपने इन्हीं आकाओं के इशारे पर इन कायर प्यादों ने पहलगाम में उस खूनी खेल को अंजाम दिया था। मगर वो एक बात भूल गए थे, ये 2008 वाला लाचार भारत नहीं था जो कागजी सबूत और कड़ी निंदा के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। ये नया भारत है जहां अब सब्र का बांध टूट चुका था और पानी सिर से ऊपर जा चुका था। प्रधानमंत्री मोदी और अजित डोवाल के बीच हुई उस 30 मिनट की मीटिंग ने पाकिस्तान की किस्मत पर मुहर लगा दी थी। संदेश साफ था, अंजाम इतना खौफनाक होगा कि दुश्मन की पुश्तें याद रखेंगी। अगले 72 घंटों तक भारत की सुरक्षा एजेंसीज बिना पलक झपकाए काम करती रहीं। रॉ, आईबी और इंडियन आर्मी सब सिर्फ एक ही मिशन पर थे। सैटेलाइट इमेजरी और सीधे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हमारे ग्राउंड एजेंट्स से मिली एक एक खुफिया जानकारी को बारीकी से खंगाला गया। सरहद पार की हर फोन कॉल इंटरसेप्ट की गई, हर छोटी बड़ी मूवमेंट को ट्रैक किया गया और आखिरकार पाकिस्तान के अंदर 21 आतंकी ठिकानों की एक डेथ लिस्ट तैयार की गई। इनमें से 9 सबसे घातक सेंटर्स को लॉक किया गया। ये वो आतंक की फैक्ट्रियां थीं जहां हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप चलाते थे। मुरीदके की गलियों से लेकर बहावलपुर के खुले रेगिस्तान तक हर टारगेट का एक एक इंच का डेटा, उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स से लेकर वहां मौजूद आतंकियों की सटीक संख्या तक अब अजीत डोभाल की मेज पर थी। पूरा प्लान रेडी था और इसकी सबसे बड़ी ताकत थी हमारी टेक्नोलॉजी। भारत की ब्रह्मोस और लॉन्ग रेंज मिसाइलें इतनी एडवांस थीं कि हमें पाकिस्तान की सरहद में घुसने की जरूरत ही नहीं थी। हम अपनी ही एयर स्पेस में रहकर दुश्मन के घर में 100 किलोमीटर अंदर तक तबाही का मंजर लिख सकते थे, जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। अब बस इंतजार था तो दिल्ली से मिलने वाले उस ग्रीन सिग्नल का। लेकिन इस बार हिसाब सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक से बराबर नहीं होने वाला था। कुछ ऐसा करना था जो दुश्मन के हौसले और उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा के लिए तबाह कर दे। और यहीं से शुरू हुई डोभाल की वो चाणक्य नीति जिसने मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही सरहद पार अफरा तफरी मचा दी। सबसे पहला वार हुआ पानी पर। दशकों पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और भारत ने उन सभी डैम प्रोजेक्ट्स को टॉप प्रायोरिटी पर ला दिया जिससे पाकिस्तान जाने वाले पानी का कंट्रोल वाल्व सीधा दिल्ली के हाथ में आ जाए। जो नदियां कल तक वहां आतंक की फसलें सींचती थीं, अब उनकी एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान तरसने लगा। दूसरा अटैक था इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। सीमेंट से लेकर नमक तक पाकिस्तान के साथ होने वाले व्यापार पर टोटल बैन लगा दिया गया। अटारी चेक पोस्ट बंद, सप्लाई चेन पूरी तरह कट। पहले से ही कंगाली की भीख मांग रहे पाकिस्तान की मंडियों में हाहाकार मच गया और उनकी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। लेकिन डोवाल यहीं नहीं रुके। अगला प्रहार था डिजिटल बैन। भारत में नाम और पैसा कमाने वाले सभी पाकिस्तानी कलाकारों को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, नफरत फैलाने वाले उनके सभी सरकारी यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में रातों रात ब्लॉक कर दिया गया। उनकी पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी एक ही झटके में ब्लैकआउट हो चुकी थी। इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तानी सरकार इसी गलतफहमी में थी कि भारत एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएगा, यूनाइटेड नेशंस में गुहार लगाएगा। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये पाबंदियां और नॉन मिलिट्री एक्शन तो महज उस खौफनाक तूफान की आहट थी जो उनकी दहलीज तक पहुंच चुका था। शुरू होने वाला था आतंक के सौदागरों के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बेरहम और खौफनाक हमला। 6 मई की आधी रात जब दुश्मन चैन की नींद सो रहा था, तब भारतीय एयरबेस पर सन्नाटे को चीरते हुए राफेल, मिराज और सुखोई 30 ने अपनी पोजीशन ले ली थी। फाइटर जेट्स मिसाइलों से लॉक्ड एंड लोडेड थे और तभी दिल्ली के वॉर रूम से गूंजा वो एक आदेश, एग्जीक्यूट। अगले ही पल भारत की ब्रह्मोस और एस्कैल्प क्रूज मिसाइलों ने आसमान का सीना चीर दिया। दुश्मन के रडार की नजरों से बचते हुए साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज रफ्तार से ये मौत पाकिस्तान की तरफ बढ़ी। सबसे पहला कहर बरसा मुरीदके के उस मरकज़े तैयबा कैंप पर। यही वो जगह थी जहां 2008 के मुंबई हमले के लिए अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। आज वहां मिसाइलें नहीं, 17 साल पुराना भारत का गुस्सा बरस रहा था। कुछ ही सेकंड्स में आतंक का ये किला राख के ढेर में बदल गया। अगला और सबसे बड़ा टारगेट था इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में मौजूद जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ब्रह्मोस सीधा उस बिल्डिंग से जा टकराई। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और जैश का पूरा लीडरशिप स्ट्रक्चर जमीन में दफन हो गया। रात 1:05 से 1:30, महज 25 मिनट। इन 25 मिनटों में पाकिस्तान के भीतर मौजूद 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी और उनके टॉप कमांडर्स मिट्टी में मिल चुके थे। वो मसूद अजहर, जिसने न जाने कितने मासूमों के खून से अपने हाथ रंगे थे, इस हमले में उसके अपने परिवार के 10 लोग और सबसे करीबी कमांडर्स मारे गए। पाकिस्तानी रडार और उनके वो मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम बस बीप करते रह गए और भारत ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी थी।
अपनी बर्बादी देखकर बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन यही फर्क साफ हो गया, एक जिम्मेदार देश और एक कायर मुल्क के बीच। जहां भारत ने सर्जिकल प्रिसिजन के साथ सिर्फ आतंकी ठिकानों को राख किया, वहीं पाकिस्तान ने अपनी पुरानी फितरत दिखाते हुए हमारे रिहायशी इलाकों और पवित्र मंदिरों को निशाना बनाने की नीच हरकत की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन्स भेजे, लेकिन भारत का S-400 और मल्टीलेयर एयर डिफेंस एक फौलादी दीवार बन चुका था। उनके 95% ड्रोन्स और मिसाइलें भारतीय आसमान को छूने से पहले ही खिलौनों की तरह ढेर कर दी गई। दुश्मन का एक भी बड़ा हमला कामयाब नहीं हो पाया। जो अब तक भारत की लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ थी, पाकिस्तान ने इसे हमारे मासूम नागरिकों और रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर मिसाइलें दागकर एक फुल स्केल वॉर में बदल दिया। इससे पहले कि दुश्मन दोबारा कुछ सोचता, भारत ने अपने मेड इन इंडिया कामिकाजे ड्रोन्स लॉन्च किए। इन साइलेंट किलर ड्रोन्स ने खामोशी से सरहद पार की और पाकिस्तान के बचे खुचे एयर डिफेंस राडार्स को ढूंढ कर नेस्तनाबूद कर दिया। अगला निशाना थे उनके वो एयर बेसेस जहां से ये सारा खेल कंट्रोल हो रहा था। भारतीय वायुसेना ने इस्लामाबाद के नूर खान और रफीकी एयरबेस जैसे स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस पर सीधा वार किया। रनवे से लेकर कमांड सेंटर्स तक भारत के रफाल और मिराज ने आसमान से ऐसी पिन पॉइंट तबाही मचाई कि रावलपिंडी में बैठी पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री लीडरशिप पैनिक में आ गई। लेकिन सबसे खौफनाक खबर आई किराना हिल्स से। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने उनके न्यूक्लियर बेस को इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई थी कि अगर यह हमला चंद मिनट और चलता तो न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता था। पूरा पाकिस्तान एक ही वार में खत्म होने की कगार पर खड़ा था और अब उनके पास न पीने को पानी था, न जंग लड़ने का पैसा और न ही भारतीय हमले का कोई जवाब। बचा था तो सिर्फ एक ही चारा, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना और सीज फायर के लिए अपील करना। जंग खत्म हुई और भारत ने हर फ्रंट पर, चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या कूटनीति, एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। एयर मार्शल भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि इस पूरे मिशन में भारत का नुकसान ना के बराबर रहा और सैटेलाइट तस्वीरों के साथ उन आतंकी ठिकानों की तबाही के पुख्ता सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का सर्कस जारी था। हार की शर्मिंदगी छिपाने के लिए वहां की सरकार ने प्रोपेगेंडा की मशीन चालू कर दी। अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए सड़कों पर झूठे जश्न मनाए जा रहे थे। सच तो उन मलबों के नीचे दबा था जहां जैश और लश्कर के आका दम तोड़ चुके थे। एक तरफ उनकी अवाम सड़कों पर जीत का झूठा जश्न मना रही थी और दूसरी तरफ उनके हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिशियल्स छुपकर उन मारे गए आतंकियों के जनाजे पढ़ रहे थे। जरा सोचिए, किसी देश की सेना के बड़े अफसर आतंकियों की मौत पर मातम मनाएं। ये एक तस्वीर पाकिस्तान की पूरी असलियत बयान कर देती है। आतंक पाकिस्तान में पनपता नहीं, वहां पाला जाता है। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पाकिस्तान और उसके आकाओं के लिए एक फाइनल वार्निंग थी। ये नया भारत है। इस बार तो सिर्फ आतंकी ठिकाने राख हुए हैं, लेकिन अगर अगली बार हमारे देश या हमारे बेगुनाह नागरिकों की तरफ आंख भी उठाई तो अंजाम सिर्फ मिसाइलों तक नहीं रुकेगा। अंजाम ऐसा होगा कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी खौफ खाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के इस खौफनाक अंजाम के बाद पाकिस्तान कभी सुधरेगा, या आतंकवाद और इस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और टाइमलेस थ्रेड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही हैरत अंगेज कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।